दिन भर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का संपन्न। G20 में पीएम मोदी की बड़ी पहल टैलेंट मोबिलिटी फ्रेमवर्क और एआई में सुरक्षित पारदर्शी मानव निरीक्षण का रखा प्रस्ताव। कहा, तकनीकी विकास वित्त केंद्रित के बजाय हो मानव केंद्रित। प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक। वाणिज्य, संस्कृति, निवेश के संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान, इटली, कनाडा, जमैका और नीदरलैंड के नेताओं से भी की मुलाकात। आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर किया विचार विमर्श। एसआईआर प्रक्रिया से घुसपैठियों में बढ़ी बेचैनी। बॉर्डर पर वापस जाने की लंबी कतारें। असम से भी वापस भेजे जा रहे घुसपैठिए। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश के बाद घुसपैठियों में अफरा तफरी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बिगड़े बोल। भाजपा ने मदनी के मुसलमानों के साथ भेदभाव वाले बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, धर्म के नाम पर आतंकवाद को कवर फायर देने में यकीन रखने वाले सक्रिय। और खेल के मैदान में देश की बेटियों ने लहराया परचम। जीता पहला महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप। बैडमिंटन कोर्ट पर शटलर लक्ष्य सेन का कमाल। जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका का 3 दिवसीय दौरा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में 3 सत्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें कर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने IBSA शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहानिसबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन दोनों कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे हैं। विश्व में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बढ़ते संघर्ष का जिक्र करते हुए पीएम ने उस तकनीकी विकास पर जोर दिया जो वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित हो। पीएम ने प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा, पारदर्शिता और डीप फेक व अपराध में एआई उपयोग पर प्रतिबंध के साथ एक ग्लोबल एआई कॉम्पैक्ट बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि तेज नवाचार के लिए टैलेंट मोबिलिटी को अनलॉक करना आवश्यक है और G20 को इसका वैश्विक ढांचा तैयार करना चाहिए। एक संवेदनशील और दूरगामी दृष्टिकोण की जरूरत बताते हुए पीएम ने कहा कि देशों को केवल मार्केट्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका IBSA शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी शामिल हुए। बैठक में पीएम ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए घनिष्ठ समन्वय को जरूरी बताया। कहा, आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तीनों देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए पीएम ने IBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। पीएम ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए IBSA कोष का भी प्रस्ताव रखा। जोहानिसबर्ग में रविवार को भी पीएम ने कई द्विपक्षीय बैठकें की।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ बैठक में वाणिज्य, संस्कृति, निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों आदि में सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा हुई। जापान की पीएम साने ताकाइची के साथ बैठक में नवाचार, रक्षा और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पीएम ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ और जमैका के अपने समकक्ष एंड्रयू होलनेस से भी मुलाकातें हुईं। रविवार को ही जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने समूह की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपे जाने की घोषणा की। अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन उसी की मेजबानी में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जोहान्सबर्ग में आयोजित सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और स्थायी विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। विश्व के नेताओं के साथ मेरी सार्थक बैठकों और चर्चाओं से भारत के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। मैं इस आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के अद्भुत लोगों, राष्ट्रपति रामफोसा और दक्षिण अफ्रीका सरकार का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। पहले बिहार में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन अब बंगाल एसआईआर के विरोध का एक नया अखाड़ा बन गया है, जहां ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा ने एसआईआर का खुलकर समर्थन किया है और ममता बनर्जी पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया है और देश विरोधी एजेंडा चलाने की बात कही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जहां सपा एसआईआर के विरोध में बयान दे रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के तहत पाए जाने वाले अवैध घुसपैठियों के लिए हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के काम को सफलतापूर्वक करने के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके बाद कुछ विपक्षी दल इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही राजनीतिक रूप से एसआईआर का विरोध हो रहा हो, लेकिन एसआईआर के शुरू होने के बाद से हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए बंगाल में बसे हुए हैं। टीएमसी और ममता बनर्जी एसआईआर को बंद करने की बात कर रही है, तो कुछ घटनाओं का हवाला देकर इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ी कर रही है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया पर राजनीति करना ठीक नहीं है। What the Chief Minister has pointed out has to be examined in detail, in depth, and I'm sure that we have an election commission which is strong enough, which has a balanced outlook. All these issues can be examined properly and appropriate solutions found. But what is required is free and fair elections in this country has to be followed meticulously. बंगाल में ममता दीदी के विरोध पर बीजेपी लगातार हमलावर है और आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी देश विरोधी काम कर रही है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल की वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए टीएमसी पर हमला बोला है और कहा है कि टीएमसी ने अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट बैंक की राजनीति की है। अमित मालवीय ने लिखा, 2002 में एसआईआर के बाद से 2025 के बीच पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या में 66% की वृद्धि हुई। ईसीआई के आंकड़े बताते हैं कि जिन शीर्ष 10 जिलों में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, उनमें से 9 जिले बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। जिन 9 सीमा जिलों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है, वे हैं
उत्तर दिनाजपुर 105.49%, मालदा 94.58%, मुर्शिदाबाद 87.65%, दक्षिण 24 परगना 83.30%, जलपाईगुड़ी 82.3%, कूच बिहार 76.52%, उत्तर 24 परगना 72.18%, नदिया 71.46% और दक्षिण दिनाजपुर 70.94%। शीर्ष 10 में से एकमात्र गैर सीमा जिला बीरभूम है, जहां वृद्धि दर 73.44% रही। इन अवैध घुसपैठियों का फैलाव अब पूरे बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में हो चुका है और यही समुदाय ममता बनर्जी के मुख्य वोट बैंक के रूप में उभर आया है। इसी कारण वो उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। जहां बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को टालने की बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी भी एसआईआर के विरोध में बयान दे रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पूरी पारदर्शिता से एसआईआर को चालू रखने की बात कही है और सभी जिलाधिकारियों को अवैध रूप से पाए जाने वाले घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद इस मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है, तो कई मुस्लिम समाज से भी इस कार्यवाही के पक्ष में बयान सामने आए हैं। लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, तो एसआईआर के अंदर बहुत सारी त्रुटियां अभी तो जो एसआईआर कर रहे हैं उनको ही नहीं पता है कि क्या है एसआईआर के अंदर। भारत सरकार का कानून है, तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। उधर असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7 घुसपैठियों को वापस भेजने की जानकारी दी। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों को जनता का समर्थन नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी बंगाल में टीएमसी और यूपी में सपा के साथ कांग्रेस का विरोध भले ही देखने को मिल रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी पारदर्शिता के साथ निभा रहा है। लेकिन बंगाल की वोटर लिस्ट से सामने आती सच्चाइयां और अवैध घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें इस प्रक्रिया की जरूरत को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ हीरा देवी ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की पहली महिला बीएलओ बनी, जिन्होंने 100% फॉर्म वितरण और आवेदनों का संकलन समय पर पूरा किया। एसडीएम भारती चौधरी ने उन्हें कार्यालय में आयोजित समारोह में सम्मानित किया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मदनी ने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कई उदाहरण दिए, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां उनके बयान का समर्थन किया है, तो वहीं भाजपा ने इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया है। दिल्ली ब्लास्ट की गंभीर जांच के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील समय में मदनी का विवादित दावा न सिर्फ तथ्यों से परे है, बल्कि देश की संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे पर सीधा प्रहार है। सवाल ये है कि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तब ऐसे बयान देकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं अरशद मदनी? क्या ये हताशा है, राजनीतिक एजेंडा है, या जानबूझकर देश के माहौल को भटकाने की कोशिश? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट की चल रही जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी और सपा नेता आजम खान का उदाहरण देते हुए देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं मदनी के बयान को कांग्रेस का समर्थन मिला है। कांग्रेस का कहना है कि देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। और रहा बात अल्पसंख्यक संस्था का, तो टारगेट करते ही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी आतंकी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है उसको न छोड़ा जाए, लेकिन टारगेट करना कि यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, तो ये क्या है? ये जो सरकार आई है, इसने बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से एक धर्म के खिलाफ और धर्म से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं भाजपा ने मदनी के आरोपों को खारिज किया है और मदनी पर मुसलमानों को लूटने और समुदाय की तरक्की के लिए काम न करने का आरोप लगाया। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपगंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपगंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है? तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर वोट बैंक नीति रखते हैं और आज अरशद मदनी भी उसी जमात में शामिल है। अरशद मदनी का बयान तथ्यों की वास्तविकता पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। इस बयान पर जहां कांग्रेस खुलकर उनका समर्थन कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह बेबुनियाद बता रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के तहत मेगा ट्रांसनेशनल मेथाम्फेटामाइन कार्टेल की भांडाफोड़ के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दी है। कार्रवाई में 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरी तरह सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की जांच के लिए टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को सख्ती से अपनाते हुए नई दिल्ली में 262 करोड़ कीमत का 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की जब्ती और 2 लोगों को गिरफ्तारी से एक बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के विजन की दिशा में कई एजेंसियों के बीच सीमलेस तालमेल का एक शानदार उदाहरण था। और अयोध्या एक बार फिर से भव्य उत्सव की दहलीज पर खड़ी है। रामनगरी में तैयारियां चरम पर हैं, क्योंकि 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर पहली बार धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। 191 फीट की ऊंचाई पर लहराने वाली इस पवित्र ध्वजा के दर्शन का इंतजार देश भर के करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे। पूरी अयोध्या भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। अयोध्या फिर सज रही है। राजा राम की नगरी फिर संवर रही है। इस बार मौका आया है राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराने का, जिसकी तैयारियां आखिरी दौर में हैं। अयोध्या की सड़कों पर राम धुन बज रही है। चहुं ओर भजन कीर्तन हो रहे हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस आयोजन के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है, ध्वजारोहण। 191 फीट की ऊंचाई पर मंदिर पर ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी होगी। इस धर्म ध्वजा का वजन 2.5 किलोग्राम होगा, जिस पर सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य के साथ ओंकार का चिन्ह बना है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर राम मंदिर तक होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा फहराई जाएगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव और उत्साह का माहौल है। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या को असंख्य संतों, राम भक्तों और योद्धाओं के बलिदान से वैभव की दोबारा प्राप्ति हुई है। मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना को शांति और समृद्धि से जोड़ा जा रहा है। मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना प्रतीक है इस बात का कि मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया है। नए लेबर रिफॉर्म्स के बाद देश भर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए लेबर रिफॉर्म्स को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया।
किसी की मेहनत से, किसी की सोच से, किसी के जोश से, किसी के प्रयास से और हर श्रमिक के योगदान से बन रहा है आत्मनिर्भर भारत। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। और इन 4 श्रम संहिताओं से हर श्रमिक होगा सशक्त और सुरक्षित। 29 पुराने कानूनों का संयोजन, हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान का अधिकार, संवाद, स्थिरता और उद्योगों में विकास का संतुलन, हर श्रमिक के जीवन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित, हर कार्य स्थल पर सुरक्षा और समान अवसर। नई श्रम संहिता सिर्फ कानून नहीं है, ये है लेबर रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए। श्रम संहिता भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए, सरल और आधुनिक श्रम कानूनों का समूह है, जिनका उद्देश्य श्रमिकों की बेहतरी के लिए लगातार काम करना है और साथ ही श्रमिकों को सुरक्षा देना और नियोक्ताओं के लिए नियमों को आसान बनाना है। श्रम संहिता 4 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाई गई है। इस कानून में वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 शामिल हैं। साथ ही बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 भी शामिल है। श्रम संहिता में नियोक्ताओं के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। साथ ही वेतन, ओवरटाइम, बोनस और न्यूनतम मजदूरी का सही निर्धारण भी इसमें किया गया है, जिसका सीधा लाभ कर्मचारियों को होगा। नियम 163 से घटाकर 58 कर दिए गए हैं और ज्यादा सरल बना दिए गए हैं। साथ ही श्रम संहिता में फॉर्म 20 से घटाकर 6 कर दिए गए हैं और इसके साथ ही जो रजिस्टर है वो 24 से घटाकर अब 2 ही कर दिए गए हैं। श्रमिकों को वेतन का समय जो है वो भी सही समय पर मिल सके, एक बार में एक ही पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न, ये व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो श्रम संहिता है वो 4 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाई गई है। तो ये तमाम सारे ऐसे प्रयास हैं जिनके जरिए हमारे जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो श्रम हैं, उनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लेबर कोड सुधारों पर नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के नेशनल प्रेसिडेंट दीपक जायसवाल ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी के साथ काम किया गया है, जिसका फायदा जो है श्रमिकों को होगा। आपको बता दें कि नए नियमों में जो तमाम बदलाव किए गए उनमें ओवरटाइम का भुगतान सामान्य मजदूरी से दुगना करने की बात कही गई है। साथ ही सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले, ऐसी व्यवस्था भी श्रम संहिता के नियमों में की गई है और भर्ती और नौकरी में शर्तों में लिंग भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पुरुषों को जो वेतन मिलता है वही वेतन महिलाओं को भी मिले, इसका भी प्रावधान रखा गया है। 30 दिन काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस भी दिया जाएगा। साथ ही नए नियमों के मुताबिक सलाहकार बोर्डों में 1/3 महिलाएं रखना जरूरी होगा। वेतन निर्धारण में महिलाओं की राय भी शामिल की जाएगी। तो ये तमाम सारे ऐसे सुधार हैं जिसका फायदा श्रमिकों को होगा। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लेबर कोड सुधारों पर INTUC के वाइस प्रेसिडेंट रजनीश सेठ ने कहा, 1 सदी के बाद लेबर कानूनों में बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से इस पर बहुत चर्चा और विचार विमर्श हुआ है, जिससे मजदूरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा और उनकी मुख्य चिंताओं का समाधान होगा। कंसेंट कन्फेडरेशन फॉर सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जिसमें 14 राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, खासतौर पर फिशरीज का बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्लांटेशन वर्कर का नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा क्षेत्र है, पोर्ट वर्कर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, गिग वर्कर का क्षेत्र है, प्लेटफॉर्म वर्कर का क्षेत्र है और इन सब वर्करों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित इस एक्ट में हुई है। और अगर कुछ इसमें कमी आएगी तो निश्चित तौर पे हम डिफिकल्टी, जो इसमें क्लॉज है रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टी, हर एक्ट में इसमें क्लॉज है, उसको दूर करेंगे मिलके। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद महिलाओं में भी खासा उत्साह दिख रहा है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली डॉक्टर स्नेहलता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि आज से देश में नया लेबर कोड लागू हो रहा है, इससे महिलाओं को बराबर वेतन मिलेगा। मैं इस नए नियम का दिल से स्वागत करती हूँ। देश में नया श्रम कानून लागू हो रहा है, जिसमें कि महिलाओं को इक्वल वेतन, 40 से ऊपर के सिटीजन्स को जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट
कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है और ओवर टाइम पे डबल वेतन का भी इसमें चलन है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस नियम का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने भी नए लेबर कोड की सराहना की है। श्रमिकों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि नए लेबर कोड से श्रमिकों के जीवन में और सुधार होगा। मोदी जी द्वारा जो घोषणा हुई है कि ठेका श्रमिक के लिए क्या बोलते हैं मेडिकल की बेनिफिट और लेबर के लिए ग्रेजुटी और इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के लिए इसमें हम लोगों को अत्यंत खुशी है। इस तरह की मेडिकल बेनिफिट और कंपनी का साथ में हम लोग जुझारू रूप से काम भी करेंगे और अच्छा रहेगा और शासन हमारे लिए इसी तरह का काम करते रहे। हम इसमें सदा आपके सेल प्रबंधन के और भारत सरकार के काफ़ी योग से सहानुभूति हम लोग को मिलती रहे। जो भारत सरकार द्वारा ये लेबर के हित में जो नियम कानून लागू हुआ है, मेडिकल मिलना और ग्रेजुटी वगैरह मिलना, ये इससे हमें अत्यंत खुशी है। इसके लिए हम आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लोगों ने देश के नए श्रम संहिता की सराहना की है। महिलाओं को बराबर वेतन, मजदूरों को पेंशन और हेल्थ सिक्योरिटी मिली। स्थानीय लोगों ने सुधारों को ऐतिहासिक, दूर की सोचने वाला और क्रांतिकारी बताया। रूप से आज से जो श्रम कानून लागू हुआ है वो श्रमिकों के हित में है। जैसे श्रमिकों को डबल पाली में ड्यूटी करने पर उनको दोहरा लाभ मिलेगा। वहीं पे उनको 40 से ऊपर वालों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही कई योजनाओं का उनको लाभ होगा। ये तो गवर्नमेंट में था ही, अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उन्होंने सोचा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है और सभी को इसका फायदा होगा। इससे महिलाएं भी जो हैं अभी सबको बराबर का हकदार मिलेगा। ये निश्चय कारगर सिद्ध होगा। मोदी जी की इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यह दूरदर्शी कानून लाए हैं। उनका यह ऐतिहासिक कदम देश के हर श्रमिकों को पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा और मेडिकल सुविधा का कवच देकर उन्हें सशक्त बनाने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश भर के मजदूरों ने ऐतिहासिक श्रम संहिता सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जिससे 40 करोड़ मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी, निःशुल्क हेल्थ इंश्योरेंस, डबल ओवरटाइम, ग्रेच्युटी, जेंडर इक्वालिटी और सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित होगी। लोगों ने कहा इन सुधारों से भारत के वर्कफोर्स को सम्मान और न्याय मिलेगा। श्रम कानून की बात है। कर्मचारियों को, लेबरों को जो वेतन मिल रहा था वो इस महंगाई के दौर में उनके लिए बहुत कम था। उस पर उन्होंने विचार किया। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रम कानून नया आया है, सबसे पहले मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आज की महिलाएं अब सशक्त हो सकती हैं और बराबर काम कर सकती हैं। और जो इन्होंने 40 साल के प्लस के लोगों को चिकित्सा का वो किया है, बहुत बढ़िया किया। जो और कोई सरकार नहीं करती वो मोदी सरकार जी ने किया है। ओवर टाइम जो हम लोग पहले करते तो उसका वेतन नहीं मिलता था, उसके बाद अब इन्होंने बहुत किया, तो बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने किया है। बल्कि इससे काफी वर्करों को, घरों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, उनका रहन सहन काफी सुधरेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनको और श्रम मंत्री जी जो है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो हमारे जनसंख्या है इसमें 40 करोड़ जनसंख्या जो है जो नीचे मतलब जो दायरे में काम करती है उनके बारे में उन्होंने सोचा और उनके भविष्य के लिए कम से कम ये चीजें लागू करी। जो नया श्रम कानून है वो कहीं ना कहीं श्रमिकों के हित में है और इस हित में जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा फायदा हो। असहाय मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी दिहाड़ी वाले हैं, डेली मजदूर वाले हैं, ईंटे गाड़े भट्टे वाले हैं, इन सभी को इससे लाभ मिलने वाला है। इन सबके परिवारों को लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नए श्रम कानून लागू हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनके लिए इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो श्रम कानून नए लागू हुए हैं उसमें फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, डबल ओवर टाइम प्लस अन्य ग्रेजुटी
वगैरह का जो प्रावधान लाए हैं, जो बढ़ोतरी हुई है, उससे हमारे कामगारों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर सिंधी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर बात की। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद हमारे पड़ोसी देशों के भाइयों बहनों को भारत में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उनकी जितनी मदद की उतनी पहले की सरकारों ने कभी नहीं की। हमारी सरकार ने कई पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वर्ष 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बिना पासपोर्ट के भारत में रहने की अनुमति दी है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों के इन भाइयों और बहनों का सम्मान से ही जीने का अधिकार भारत में मिल रहा है और इस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। पड़ोस के कई देशों में अल्पसंख्यक समुदाय वर्षों से यातना झेलता रहा है। उनमें से कई लोग जब किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आए तो तुष्टीकरण करने वाली पूर्व की कई सरकारों ने भी उन्हें जो राहत देनी चाहिए, राहत देने की बात तो दूर, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन का सवाल है, सीमाएं बदल सकती हैं। हो सकता है कि कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ हर साल लगने वाला फिल्म बाजार इस बार नई पहचान के साथ सामने आया है। 2007 में शुरू हुआ ये आयोजन आज दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फिल्म मार्केट्स में अपनी अहम जगह बना चुका है। रीब्रांड होकर बेस्ट फिल्म बाजार बनने के बाद इससे जुड़ी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। भारत के प्रमुख फिल्म मार्केट का 19वां संस्करण, जो पहले फिल्म बाजार के नाम से जाना जाता था और अब वेव फिल्म बाजार के रूप में विकसित हुआ है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित किया जा रहा है। हर साल जो फिल्म बाजार होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से हम करते हैं फॉर सर्टन वर्टिकल्स। सो हम सेम चीज़ काफ़ी सालों से करे जा रहे हैं, बट इस साल हमने टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया है और इसके साथ साथ इमर्जिंग न्यू फिल्म मेकर्स को बहुत महत्व दिया है। सो हमारा एक वर्टिकल है प्रोड्यूसर लैब, जिसमें हमने इमर्जिंग प्रोड्यूसर्स को पार्टिसिपेशन दिया है और हमने इसके लिए प्रोड्यूसर लैंड, एक जो कम्युनिटी है जो इंडो यूके कम्युनिटी है, उनको साथ में लाता है ये कम्युनिटी, उनसे मदद लेके इंटरनेशनल और इंडियन को अमेलगमेट करके साथ में उनको एक मेंटरशिप का ये मौका दिया है। सो ये एक नया चीज़ है यहाँ पे। और इसके अलावा जो को प्रोडक्शन मार्केट हमारा जो मेन वर्टिकल है, इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, डेब्यू फिल्म मेकर्स को हमने चांस दिया है। तो ये कुछ नई चीज़ें हमने इस साल इंट्रोड्यूस की है जो पिछले सालों में नहीं हो पा रही थी इतनी। इस वर्ष वेव्स फिल्म बाजार अपने मजबूत को प्रोडक्शन मार्केट के साथ लौटा है, जिसमें विभिन्न देशों भारत, फ्रांस, यूके, कनाडा, अमेरिका, रूस, फिलीपींस और सिंगापुर के साथ 22 फीचर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये कहानियाँ हिंदी, उर्दू, बंगाली से लेकर मणिपुरी, नेपाली, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी और संस्कृत जैसे कई भाषाओं में बड़ी विविधता पेश करती है। चयनित फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निर्माताओं, वितरकों और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स के सामने अपने पिच सेशन में अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जो आगे संभावित सहयोग का आधार तैयार करेगा। बर्डिंग फिल्म मेकर्स, स्पेशली जब वर्क इन प्रोग्रेस आता है, तो ये वो वाले फिल्म मेकर्स होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा क्राफ्ट है, लेकिन गैप फंडिंग ना होने के वजह से वो लोग पोस्ट प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये हमारे जो सबमिशंस आते हैं वो कभी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स से भी आते हैं और न्यू फिल्म मेकर्स से भी आते हैं। तो हम चांस फर्स्ट न्यू फिल्म मेकर्स को पहले देते हैं जिनको एक्चुअली में लैब सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इनको फ्री लैब सपोर्ट मिलता है। हम एक्सपर्ट्स लाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इनका काम है इनको पोस्ट प्रोडक्शन में मदद करना, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द इवेंट ख़त्म होने के बाद भी
जब तक इनकी फिल्में रिलीज़ नहीं हो जाती, जब तक रिलीज़ होके वो आगे बाहर की कंट्रीज़ में नहीं पहुंच जाती, तब तक उनको सपोर्ट देते हैं। फीचर प्रोजेक्ट्स के साथ ही इस बार 5 डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इस वर्ष का लाइनअप उभरती आवाज़ों और अनुभवी फिल्मकारों का संतुलित मेल है, जिसमें किरण राव, विक्रमादित्य मोटवाने, शकुन बत्रा, शौनक सेन और बाफ्टा विजेता निर्देशक बेन क्राइस्टन जैसे नाम शामिल हैं। वेव फिल्म बाजार न सिर्फ सिने संभावनाओं को वैश्विक मंच दे रहा है, बल्कि ये नए कलाकारों के प्रतिभाओं को आगे ले जा रहा है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के नए दरवाजे खोल रहा है। आइए आपको ले चलते हैं वेव्स फिल्म बाजार के टेक पवेलियन में, जहां तकनीक, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इस टेक पवेलियन में, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार जाना जाता है, वहां भारत का टेक फोकस चेहरा सामने आ रहा है, आप भी देखिए। वेव्स फिल्म बाजार में इस बार कई सारे देशों ने, कई सारे राज्यों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और साथ ही कई सारे ऐसे कंपनीज ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं जो अपने सर्विस, अपने सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं और हम ऐसे ही एक स्टॉल पर हैं जिसका नाम है सिनेओम, जो कि जाना जाता है हैंडक्राफ्टेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। और आप देखिए तो इनके सारे क्लाइंट्स हैं यहाँ पर, NFAI है, IIT बॉम्बे है, फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और अभी लेटेस्ट में जो IICT है वो है। और इसी प्रकार इन्होंने सभी कुछ अपने स्टॉल्स में डिस्प्ले किया हुआ है। हमारे साथ मेधादीप बंदोपाध्याय हैं जो सिने ओम से ही हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार आप लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, क्या आप यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, कैसे अपनी चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं? थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एरी का Alexa 35 कैमरा लगाए हैं, उसके साथ हम लोग ऑनजिन्यू के लेंसेज लगाएं जो सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के कैमरास और लेंसेज बनाते हैं ये लोग। और इसके साथ में हम लोग ब्लैक मैजिक का 12 के आरसस ने 12 के भी लगाए हैं। तो ये दोनों बहुत ही हाई क्वालिटी के जो सिनेमा हम लोग, जितने भी बड़े सिनेमास हम लोग देखते हैं, सारे इसी कैमरास और इसी लेंसेज, इन्हीं के लाइट्स और इन्हीं से शूट किए जाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। साथ ही मैंने पहले मेंशन किया कि IICT को भी आप लोगों ने अभी हाल ही में प्रोवाइड किया हुआ है और बहुत ही बड़ा ये एक इंस्टीट्यूट हो रहा है, होने जा रहा है। किस तरीके का आपने यहाँ पर एक टेलर मेड सेटअप दिया हुआ है, कैसे फ़ायदा होगा जो पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चों को? तो जैसे कि IICT के लिए हम लोग, ये हमारा मार्की प्रोजेक्ट है और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है क्रिएटिव स्टडीज़ को लेके। और उसका जो एंटायर डिज़ाइन प्रोसेस से लेके, उसका कॉन्सेप्ट से लेके, उसका डिज़ाइन प्रोसेस से लेके, उसका इंटीग्रेशन, ये पूरा हम लोगों ने किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लासरूम्स के से लेके उनका जितने भी DI सेटअप है, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका जो थिएटर है और उनके साथ एक इमर्सिव स्टूडियो भी हम लोग बनाए हैं जिसमें आप वर्चुअल प्रोडक्शन से लेके मोशन कैप्चर से लेके कई तरह के चीज़ें वहाँ पे आप लोग शूट कर सकते हैं। फोटोग्रामेट्री भी कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी लेयर का एक स्टूडियो सेटअप हम लोग किया है और साथ में ऑडियो सेटअप भी है, डॉल्बी एटमॉस का थिएटर भी हम लोग इसमें बनाया है। तो ऐसे चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल मेरा यही होगा आपसे कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे अपने चीज़ों को, अपने जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक लेके जाने का। वेव्स फिल्म बाज़ार एक बहुत अच्छा माध्यम है, कैसे देख रहे हैं आप इस वर्ष के इस प्लेटफॉर्म को? डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जितने वेरियस टाइप ऑफ क्लाइंट्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत से टाइप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है। तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म लगा हमें यहाँ पे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कई स्टॉलों में से एक स्टॉल जो कि हमने आपको बताया कि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है एक IICT, उसमें भी इन्होंने अपने टेलर मेड सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और कई सारे ऐसे स्टॉल्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे।
सोशल मीडिया मंच एक्स ने अबाउट दिस अकाउंट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे किसी भी अकाउंट की लोकेशन को अब आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा। साथ ही इसके माध्यम से आप ये भी जान सकेंगे कि इस अकाउंट को कब शुरू किया गया, क्या होगा इसके फीचर का फायदा और कैसे गलत एजेंडा चलाने वाले अकाउंट्स को पकड़ना होगा आसान। देखिए इस रिपोर्ट में। एक्स ने अबाउट दिस अकाउंट नाम से एक नए फीचर को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि किसी भी पोस्ट को किस देश से किया गया है। मतलब सीधे शब्दों में समझे तो ये हैंडल की लोकेशन को बताता है। इसके अलावा संबंधित हैंडल को कब बनाया गया, कब कब इसका यूजर नेम बदला गया, अकाउंट कहां से सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये सारी कुंडली अब एक क्लिक पर मौजूद है। दरअसल किसी भी एक्स हैंडल के बारे में जानना बेहद सरल हो गया है। किसी भी एक्स हैंडल को जानने के लिए आपको बस उस एक्स हैंडल के प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट के बारे में विकल्प चुनकर उसकी लोकेशन और उससे जुड़ी दूसरी जानकारी हासिल की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपना एक नया फीचर शुरू किया है। इसके तहत आप एक क्लिक पर किसी भी अकाउंट की सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अबाउट दिस अकाउंट पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है और एक क्लिक करते ही आपको सारा डाटा मिल जाएगा। आखिरकार एक्स ने अपने हैंडल्स के लोकेशन को सार्वजनिक करने का फैसला क्यों किया? दरअसल सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दुरुपयोग जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, स्कैम जैसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। भारत सहित पूरी दुनिया में एक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं। दरअसल आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को नोटिस भेजने का अधिकार है। ब्लॉगिंग नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई करने का अधिकार हासिल है, जिसमें 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। देश में अगस्त 2019 में देश विरोधी गतिविधियों के चलते कुछ एक्स हैंडल्स पर रोक लगाई गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी पर एक्स पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की शिकायत पर एक्स ने 500 से अधिक हैंडल्स को सस्पेंड किया। सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने आपत्तिजनक पोस्ट की विजिबिलिटी को घटाया है। आपको बताते चलें कि विदेश में बैठकर देश को बदनाम करने का सिलसिला बहुत पुराना है। चाहे किसान आंदोलन हो, ऑपरेशन सिंदूर या फिर हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने, ये अकाउंट समय समय पर एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन अब एक्स के नए फीचर आने के बाद इनका लिटमस टेस्ट शुरू हो गया है। लोकेशन सामने आने के बाद कई चर्चित अकाउंट की असलियत अब सामने आ गई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि एक्स ने इस बार इस कदम को उठाकर तमाम तरीके के आरोपों पर पूरी तरीके से विराम लगाने की कोशिश की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन AK गुप्ता के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका पराक्रम, त्याग और निस्वार्थ सेवा भाव सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं न्याय और साहस के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राष्ट्रपति ने सभी से अपील की कि वे उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और देश में सद्भाव और एकता को मजबूत करने के लिए काम करें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि NIOS राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 36वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली स्थित कौशल भवन पहुंचे। उन्होंने NIOS के ब्रिज कोर्स पोर्टल और स्व शिक्षण सामग्री का विमोचन किया। विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले NIOS के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि NIOS को शिक्षण पद्धति को लचीला बनाने की जरूरत है। साथ ही NIOS को विकसित भारत के निर्माण में नई पीढ़ी को ज्ञान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। आने वाले 25 साल में 25 साल के अंदर की कोई भी बच्चा उस स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बाहर ना जाए, कोई स्टेट की बोर्ड में जाए, CBSE में जाए या NIOS या कोई स्टेट के ओपन लर्निंग बोर्ड पे जाए। इसकी एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी NIOS को एक बेंचमार्क करके बनाने पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का प्रयोग शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सार्थक बनाने से जुड़े प्रयास होने चाहिए। हमारे देश में 1 करोड़ शिक्षक है। 1 करोड़ शिक्षक को नई दुनिया को पहचान कराने के लिए मानवीय उद्यम पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मेरा दूसरा प्रमुख सुझाव रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा एक कमेटी ऐसे बने जो टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के लिए, ये एआई टूल ट्यूटर बन सकता है क्या, ट्यूटर की ट्यूटर बन सकता है क्या। NIOS न सिर्फ स्कूलिंग बल्कि व्यावसायिक शिक्षा, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षण और स्किल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में लाखों विद्यार्थी NIOS के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। यहां लद्दाख के उत्पादों ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो वहीं काफी संख्या में हर्बल उत्पाद भी यहां देखे जा सकते हैं। जीएसटी की दरें कम होने से व्यापारी वर्ग भी मेले में काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में हर दिन दर्शक पहुंच रहे हैं। लोग यहां जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लद्दाख के उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। निखिल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हाथ में ले रखा है आपने? सर, ये लद्दाख की संजीवनी बूटी है। इसका नाम है सी बकथॉर्न, और सी बकथॉर्न जाना जाता है अपनी हाई ऑरैक वैल्यू के लिए, यानी हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के लिए। कहा जाता है कि इसमें सेब में 100 ग्राम में 2500 ऑरैक पॉइंट्स होते हैं, अनार में 5000 पॉइंट्स होते हैं और सी बकथॉर्न के अंदर 1.25 लाख पॉइंट्स तक पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 ml सी बकथॉर्न का आपको आधा किलो सेब के बराबर का एंटीऑक्सीडेंट दे सकता है। और इस प्रकार के मौसम में जहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेंट्स बॉडी में जा कर के डैमेज कर रहे हैं, जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को ज़रूरत है हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को कंज्यूम करने की। और उसमें सी बकथॉर्न अपने आप में एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स बन जाता है लोगों को एंटीऑक्सीडेंट देने का। लगता है किस तरह का रुझान मिल रहा है लोगों का यहाँ पर? हम ट्रेड फेयर में 2 साल पहले से आना शुरू करे थे, और 2 साल पहले और पिछले साल तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो लोग आते थे वो सुन के एक्साइटेड ज़रूर होते थे। मगर इस साल लोगों में उत्साह कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। लोगों में जागरूकता है, लोग पहले से सी बकथॉर्न के बारे में जान रहे हैं। मेले में काफ़ी संख्या में हर्बल प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं काफ़ी खरीदारी करती नजर आ रही हैं। सौंदर्य प्रसाधनों पे काफ़ी भीड़ है। अंगद जी लेकर आए हैं, बात करते हैं किस तरह का उत्पाद लेकर आए हैं? हाँ जी, हमारा ये हर्बल ब्रांड कलेक्शन जो हम 30 साल से 40 साल से अपने ब्रांड चला रहे हैं, हम यहाँ लाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोगों से सबसे प्यार मिलता है और हम ऐसे ही प्रमोट करते रहे, यही हमारी आशा है हमेशा आते रहे। महिलाओं का किस तरह का रुझान है, क्योंकि वो सौंदर्य प्रसाधन? बिल्कुल, महिलाएं इंटरेस्टेड हो रही हैं और जो जीएसटी कम हुआ है उससे भी हमें बड़ा लाभ मिला है। शैम्पू पे जो जीएसटी कम हुआ है उससे हमें काफ़ी राहत मिली है और सारे और पावर बढ़ रही है खरीदने की। मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कैमरामैन आनंद कुमार और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। गाजा में फिर धमाकों की गूंज। लगातार हवाई हमलों से हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। रिमाल, देर अल बलह और नुसरत कैंप में हुए हमलों में कई लोगों की जान गई, जबकि दर्जनों घायल हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा है कि इन ऑपरेशंस में हमास के कई सदस्य मारे गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में शनिवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 सप्ताह पहले हुए सीज फायर के बाद यह सबसे बड़े हमलों में से एक था। इजराइल का कहना है कि हमास के एक सशस्त्र आतंकी ने इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसकर हमले की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। गाजा में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पहला हमला गाजा शहर के रिमाल इलाके में हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के कुछ देर बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा के मध्य क्षेत्र देर अल बलाह और नुसीरत कैंप में 2 घरों पर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
इसके बाद पश्चिमी गाजा शहर में भी एक हमला हुआ जिसमें 5 और लोगों की मौत हुई। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन हमलों में हमास के 5 सदस्यों के मारे जाने की बात कही है। इजरायली सेना का कहना है कि मारे गए लोगों में हमास के हथियारबंद विंग अल क़साम ब्रिगेड का एक कमांडर भी शामिल है। इजरायली सेना का कहना है कि हथियारबंद हमलावर गाजा पट्टी में इजरायली नियंत्रण वाली येलो लाइन को पार कर गया था, जिसके बाद उसने इजरायली सैनिकों पर गोलियां चलाईं। इजरायल का दावा है कि यह घटना उस इलाके में हुई जहां मानवीय मदद पहुंचाने वाला रास्ता मौजूद है। इजरायल ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही है। इसके अलावा इजरायल ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर भी हमला करने की बात कही है। हम आतंक पर कई मोर्चों पर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में हमला किया और हम गाजा पट्टी में भी यही कर रहे हैं। हमास ने हमारे इलाके में घुसपैठ कर हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की। हमने इसे नाकाम कर जवाबी कार्रवाई भी की। वहीं दूसरी तरफ सीजफायर उल्लंघन को लेकर मिस्र से बातचीत की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हमास का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर संघर्ष विराम के मध्यस्थों से बातचीत करने के लिए मिस्र पहुंचा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक सीजफायर लागू होने के बाद इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि स्थायी शांति के दावे के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों से हुआ यह सीजफायर आखिर कितने दिन टिक पाएगा। रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। एक तरफ खिताबी जीत बैडमिंटन के कोर्ट से आई, तो वहीं दूसरी तरफ महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप से भी देश को बड़ी खबर सुनने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। खेल के लिहाज से आज का संडे सुपर संडे साबित हुआ, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बैडमिंटन के कोर्ट से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अपने नाम की धूम मचाई। रविवार का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए जीत की बड़ी खबर लेकर आया, जहां पहली बड़ी खबर बैडमिंटन के मोर्चे से आई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम किया। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में जापान के यूशी तनाका को 21-15, 21-11 के सीधे गेम में शिकस्त दी। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले को महज 38 मिनट के अंदर अपने नाम किया। लक्ष्य की ये जीत इसलिए भी बड़ी रही क्योंकि इस सीजन की ये उनकी पहली खिताबी जीत रही। वहीं दूसरी बड़ी खबर महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप से आई, जहां भारतीय टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया। भारत ने नेपाल की टीम को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत और नेपाल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि गुवाहाटी टेस्ट में भारत की पकड़ कमजोर होती दिखी। यहां दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने शतक जड़ दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 489 तक पहुंचा दिया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बगैर किसी नुकसान के 9 रन बना लिए। यकीनी तौर पर 2 सफलताएं आज के दिन मिली हैं। ये सफलता बड़ी भी है और इतिहास में याद भी रखी जाएंगी। लेकिन अब बात गुवाहाटी टेस्ट की है, जहां एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों को खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती सामने होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय महिलाओं को ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जीतने पर एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। गृह मंत्री ने अपने पोस्ट संदेश में लिखा कि आज इस शानदार जीत से देश का तिरंगा गर्व से और ऊंचा हो गया है। आज के दिन को गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। देश की बेटियों ने ये ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप कोलंबो में नेपाल की टीम को हराकर जीता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान रविवार को कर दिया गया। इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को सौंपी गई है, जबकि नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में लगी चोट के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। भारतीय वनडे टीम में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है। 15 सदस्यीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के रूप में दिग्गज बल्लेबाज मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 सदस्यीय भारतीय दल इस प्रकार है: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन सोमवार को
राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। राजस्थान पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार इन खेलों के बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और काइकिंग और साइकिलिंग को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों, खिलाड़ियों और युवाओं को प्रोत्साहन देने को लेकर खास तौर पर जोर देते रहे हैं। युवाओं को खेलों में अधिक से अधिक अवसर मिल सके, इसके लिए खेलो इंडिया का आयोजन भी केंद्र सरकार की बहुआयामी सोच का नतीजा है। इस कड़ी में अब देश तैयार है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, जो कि इस बार राजस्थान में आयोजित होंगे। राजस्थान में ये खेल प्रतियोगिता 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगी। ये खेल राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता में 5000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इस बार के KIUG के संस्करण में पहली बार बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग व काइकिंग और साइकिलिंग को शामिल किया गया है, जबकि खो-खो एक प्रदर्शन इवेंट के तौर पर सामने होगा। ये ओपनिंग सेरेमनी राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पहली बार हो रही है, तो इसको भव्य करने के लिए सभी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसमें कुछ बॉलीवुड सिंगर्स को भी बुलाया जाएगा और हर तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे कि ये अविस्मरणीय यादगार बन सके। हमें इस बात का बहुत प्राउड है कि पहली बार हमारे जयपुर में ये सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है और इससे हमें भी बहुत बूस्टअप मिलेगा, बहुत प्राउड फील होगा। हमें भी आगे मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कभी ऐसे इतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ गेम में हम भी कभी पार्टिसिपेट करें। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित हुए थे। इसके बाद के 2 संस्करण कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुए और पिछला संस्करण पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया गया था। युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के खेल जगत में अब एक नई इबारत लिखेगा। महेश दागीच, DD न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाए